गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा अभी तक हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा कि क्रॉप होती क्या है। जब हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़े एरिया में सेम काइंड ऑफ क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, है ना। फिर हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा कि इस क्रॉप को उगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ना। उसके अंदर से हमने कौन सा स्टेप पढ़ा, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टिलिंग एंड प्लोइंग करते हैं। फिर हमने पढ़ा सोइंग, यानी बीजों को बोते हैं। और किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं हम बीजों को, बताइए, उनकी क्वालिटी के बेसिस पे कि अच्छे होने चाहिए वो। फिर हम थर्ड स्टेप में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को ऐड करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, केमिकल से मिलकर बना होता है, जो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। वहीं पर ही जो हमारा मैन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक और प्लांट रेजिड्यू इनसे बनता है। कैटल डंक यानी गोबर बेसिकली, और प्लांट रेजिड्यू यानी जो बचा कुचा प्लांट का मटेरियल होता है, जैसे आपकी उसकी लीव जो सूख जाती हैं, ठीक है, ये सब। नाउ फर्टिलाइजर्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़, अभी बताया मैंने, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है केमिकल्स के थ्रू। और मैन्योर जो होता है वो फील्ड में प्रिपेयर होता है। कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे बनाते हैं हम मैन्योर, पढ़ा था हमने कि हम एक गड्ढा खोद देते हैं, पिट खोद देते हैं, उसके अंदर जितना भी सारा कैटल डंक या प्लांट का जो रेजिड्यू है ये सब वगैरह क्या दबा देते हैं और पिट को बंद कर देते हैं, उस गड्ढे को बंद कर देते हैं। और कुछ दिन बाद जाकर हम देखते हैं कि वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी खाद बन जाता है। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, वो कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं फर्टिलाइज़र, जबकि हमारे मैन्योर जो है वो लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत फर्टाइल बना देते हैं। ना फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, इन सब में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, यानी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें ये क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं इन न्यूट्रिएंट्स की। वहीं पर ही मैन्योर में ये सब कम होती हैं, बट ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसको, क्रॉप को, ठीक है। सो क्या एडवांटेजेस होते हैं मैन्योर के, क्यों हमें मैन्योर यूज़ करनी चाहिए, देखो, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर्स, क्यों ये बेटर है, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कितनी पानी को रोकने की उसके अंदर क्षमता है उसको बढ़ाता है वो, इन्हांस मतलब बढ़ाना। इट मेक्स द सॉइल पोरस, दानेदार बनाता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज ईजिली हो सके, ठीक है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, कौन कौन से होते हैं, अर्थवॉर्म हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, इन सबको ये बढ़ाता है ताकि हेल्प कर सकें वो। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है ये, ताकि अगर जितनी अच्छी मिट्टी होगी, जितनी न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा होंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्रॉप कल्टीवेट होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में। अभी तक हमने किन किन स्टेप्स के बारे में पढ़ा, नंबर फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना, उसकी टिलिंग एंड प्लोइंग करना। सेकंड होता है सोइंग, बीजों को बोना, अच्छी क्वालिटी वाले। थर्ड होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद या फिर फर्टिलाइजर्स को डालना। अब फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं हम इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन यानी पानी देना, फसलों को, क्रॉप को पानी देना, ठीक है।
ओके, फोर्थ स्टेप, इरिगेशन। नाउ ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। हम सबको पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट। हम सबके लिए, हम सबकी ग्रोथ के लिए पानी बहुत नेसेसरी होता है। विदाउट वाटर लिव नहीं कर सकते। और सेम एज प्लांट, हमारे प्लांट्स भी हैं, है ना, उनको भी अगर आप वाटर नहीं देते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। यानी उनमें वाटर के साथ काफ़ी हद तक फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स भी अपने अंदर रूट्स के थ्रू ले लेते हैं। फर्टिलाइजर्स कहते कैसे? क्योंकि हम वो किस में डालते हैं? सॉइल में डालते हैं, और सॉइल से ही वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ प्लांट कंटेन्स नियरली 90% ऑफ वाटर। उनकी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में 90% ऑफ पानी होता है लगभग। वाटर इज़ असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। और सीड्स का जर्मिनेशन यानी उन सीड्स का प्लांट्स में कन्वर्ट होने के लिए वाटर बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है। Now nutrients dissolved in water are transported to each part of plant। हर प्लांट में, अब रूट्स ने क्या किया? पानी एब्जॉर्ब कर लिया। अब रूट से वो लीव्स में भी जाता है बेटा, स्टेम में भी जाता है, ब्रांचेस में भी जाता है, हर एक पार्ट में जाता है। ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। हॉट एयर करेंट्स यानी गर्म हवाओं से, और फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट क्या होता है? बोलो। धुंध वगैरह से भी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू वाटर्ड रेगुलरली। यानी हमें रोज़ क्या करना चाहिए? क्रॉप्स को पानी देना चाहिए, फील्ड को पानी देना चाहिए, ताकि जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहे। और मॉइस्ट रहने से क्या होगा? उसमें पानी की कमी नहीं होगी। पानी की कमी नहीं होगी तो जर्मिनेशन अच्छे से होगी, यानी जो सीड्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है। नाउ द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी समय के अंतराल पर, बराबर समय के अंतराल पर जब आप क्रॉप को पानी देते हो रेगुलरली, रोज़, उसे आप इरिगेशन कहते हो, यानी सिंचाई कहते हो। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अच्छा, क्रॉप टू क्रॉप कैसे? हमने पढ़ा था कि राइस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वहीं पर वीट को थोड़े कम पानी की ज़रूरत होती है। तो आपको ज़्यादा पानी यानी इरिगेशन ज़्यादा किस में करनी पड़ेगी? सॉइल में, और सॉरी, वीट में या राइस में? राइस में ऑब्वियसली। सॉइल टू सॉइल कैसे? अब हमारे पास 3 टाइप्स की सॉइल होती हैं, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल, है ना। क्लेई सॉइल कौन सी होती है? जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है। लोमी सॉइल जिसके अंदर थोड़े मोटे पार्टिकल्स और थोड़े से पतले पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और वहीं पर ही अगर मैं बात करती हूँ सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल में बहुत मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, रेत टाइप। तो अब किसमें मुझे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली सैंडी सॉइल में। क्यों? क्योंकि उसमें तो मोटे पार्टिकल्स भी हैं, और मोटे पार्टिकल्स हैं तो ईजिली पानी नीचे से चला जाता है। समझ आया? फिर है सीज़न टू सीज़न। सीज़न टू सीज़न कैसे? ठंडियों में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी या गर्मियों में? ऑब्वियसली गर्मियों में। क्यों? क्योंकि ठंडियों में तो वैसी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, रेनी सीज़न में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, बट गर्मियों में सन की रेज़ कितनी ज़्यादा होती हैं, है ना, तो एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो जितना ज़्यादा पानी डालूंगी उतना ज़्यादा वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में सन एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो मुझे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई, बहुत ज़्यादा होती है। Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? बिल्कुल इसी रीज़न की वजह से कि सनलाइट बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है सन की रेज, इसीलिए बहुत जल्दी पानी इवेपोरेट हो जाता है। किस में से? सॉइल और लीव्स में से। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कहाँ से पानी लाएं हम ये सिंचाई के लिए? तो ये लाते हैं हम वेल से, वेल यानी कुएं, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स तालाब, लेक, रिवर्स और डैम और या फिर कैनाल्स, इन सब जगहों से आप पानी ले सकते हो। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, पहले के ज़माने में कैसे किया करते थे, कैसे पानी डालते थे? See, the water available in the wells, lakes and canals is lifted up by the different methods in different regions for taking it to the field. क्या बोल रहा है कि जो पानी कुओं में, लेक्स में और कैनाल्स में होता था, उन्हें अलग अलग मेथड्स के थ्रू, अलग अलग तरीक़ों के थ्रू लोगों की फील्ड तक पहुंचाया जाता था, अलग अलग जगहों में। अब वो कौन से हैं? केटल्स और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड। केटल यानी या तो उन्हें एनिमल्स के ऊपर लाद कर, एनिमल्स के थ्रू करके, या फिर ह्यूमन लेबर यानी इंसान खुद ही कई चीज़ों में डालकर या कैनाल्स बनाकर इन सबको फील्ड तक ले जाता था। सो दीज मेथड्स आर चीपर, सस्ते हुआ करते थे क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, बट लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट कैसे? क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत और टाइम लगती थी। ठीक है। नाउ द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, कुछ अलग अलग ट्रेडिशनल वेज जिनके बारे में हम पढ़ते हैं अभी, और वो कौन से हैं? नंबर फर्स्ट वी हैव मोट यानी पुली सिस्टम, देन वी हैव चेन पंप, धेकली और राहत यानी लीवर सिस्टम। अब ये क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं हम इनको। सबसे फर्स्ट मोट यानी पुली सिस्टम, इसके अंदर क्या किया जाता था बेटा कि ट्यूबवेल, इसमें से आप पानी निकाल कर एक छोटी सी कैनाल बना देते थे फील्ड तक पहुंचाने के लिए। अब उस कैनाल में आप पानी डालते थे तो वो कैनाल में पानी ऐसे फील्ड तक आता था। ठीक है, इसको हम पुली सिस्टम या मोट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वी हैव चेन पंप। चेन पंप में क्या करते थे, ये देखो यहाँ पर इसके थ्रू हम पानी को ऐसे फील्ड में पहुँचाते थे। ऊंचाई से गिराने पर पानी पूरी जगह में फैल जाता था। फिर है इसको चेन से हम लोग खींचते थे, पंप करना। फिर है हमारा धेकली। धेकली सिस्टम में ह्यूमन क्या किया करता था, बाल्टियों में भर भर कर ऐसे पानी डालते थे। अब आप सोचो बेटा कि ये कितना ज़्यादा मेहनत का काम होता होगा, पूरी फील्ड में ऐसे बाल्टियों से भर भर के पानी डालना, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत और कितने सारे लोगों की ज़रूरत, और इतनी बड़ी बड़ी फील्ड हुआ करती थी, तो इसमें बहुत टाइम लगता था ढेकली में। फिर है राहत, जिसे हम लीवर सिस्टम भी कहते हैं। ये क्या है, ये जिसके अंदर एनिमल्स हेल्प किया करते थे। जैसे कोलू का बैल होता है ना, अब ये बैल चक्का घुमाता रहता था और इससे ये वाला चक्का घूमता था। अब ये वाला चक्का घूमता था तो इसके साइड्स में बाल्टियाँ लगी होती थी, तो ये बाल्टियाँ क्या करती थी, ऊपर से नीचे घूम घूम कर पानी दिया करती थी इसके थ्रू, ये पूरी फील्ड में। सो बेटा दीज पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, पानी को उठाने के लिए ताकि वो फील्ड तक ईजिली ट्रैवल कर सके, इसमें वर्क करते हैं, काम आते हैं। नाउ डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड टू रन दिस पम्प, यानी ये पंप चलते कैसे हैं, या तो डीजल पर
या बायोगैस पर। ठीक है, फिर आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, या तो बिजली पर या फिर सोलर एनर्जी, यानी आपकी सूर्य की किरणों पर, सनलाइट पर, इन पर चलते हैं ये। ठीक है, अब बारी आती है, ये तो हमने देख लिया कि ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से होते हैं, धेकली, राहत, मोट, है ना, चेन पंप, ये सब। अब आज के ज़माने में यानी मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है? सो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली इज़ अच्छे से यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि एक तो जो पानी है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, ईज़िली पहुंच सके उस फील्ड तक, और जो आपके पैसे और टाइम और लेबर है इन सब की भी बचत हो। ठीक है, द मेन मेथड जो यूज़ किए जाते हैं वो है स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। अब सबसे पहले स्प्रिंकल सिस्टम। This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. यहाँ ये जो सिस्टम है ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ अनइवन लैंड हो। अनइवन यानी कुछ जगह पर है, फिर बहुत दूर जाकर कुछ जगह पर कुछ उपजाऊ लैंड है या उबड़ खाबड़ है, ऐसा जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होता। ठीक है, द perpendicular pipes having rotational nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. देखिए ज़रा यहाँ पे ये हमारा स्प्रिंकल सिस्टम है, इसमें क्या किया है, ये मेन पाइप है, ये पंप लगा हुआ है। ठीक है, अब ये पंप से इस वेल में जितना भी पानी है वो सक किया जा रहा है, और उसके बाद ये मेन पाइप जो है वो अलग अलग, देखो ये पाइप से अटैच्ड है और स्प्रिंकल हो रहा है फुवारे की तरह पानी हर जगह पर, है ना। नाउ when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotational nozzles। यानी जब प्रेशर से उस पंप से पानी लिया जाता है और मेन पाइप के थ्रू बाकी सारी पाइप्स में पानी बहता है, जाता है, तो उस नोज़ल की वजह से जो रोटेट करती है चारों दिशाओं में, वो स्प्रिंकल करती है पानी को। ठीक है, इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग। जैसे जब बारिश आती है तो स्प्रिंकल होते हैं ना वाटर ड्रॉपलेट्स, ऐसे ही इसके अंदर होता है। ये कहाँ कहाँ पर यूज़फुल होता है? स्प्रिंकलर्स इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन, हमारे बगीचों में जो हम घर में बनाते हैं, लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है, एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ये फिगर में आपको दे रखा है, अभी जो फिगर मैंने आप लोग को समझाई वो स्प्रिंकल सिस्टम की थी। नाउ सेकेंड सिस्टम इज़ आर ड्रिप सिस्टम, जिसमें ड्रॉप करके पानी जाता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। अब इसके अंदर रूट्स में जाता है, वहाँ तो ऊपर स्प्रिंकल हो रहा था, बट ये डायरेक्ट रूट्स में जा रहा है ड्रॉप करके पानी। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड द ट्रीज, क्योंकि सीधा डायरेक्ट रूट्स में जा रहा है पानी, उसको अच्छे से पानी मिल रहा है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ बोन इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। क्यों? क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जा रहा है, तो ये वरदान है, बून इज़ वरदान उन जगहों में जहाँ पे पानी की जो पानी अवेलेबल होता है वो बहुत कम होता है, जैसे इन राजस्थान एंड गुजरात जहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है बेटा, ये है ऐसा, सेम पंप खींच रहा है पानी को, ये मेन पाइपलाइन है, और यहाँ से डायरेक्ट रूट्स में जा रहा है पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, अब ये सिस्टम बहुत यूज़फुल है। वहीं पर ही जो हमारा स्प्रिंकल सिस्टम है, आपने देखा होगा
कि पार्क्स में भी ये स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया जाता है, करते हैं या नहीं? उसमें भी नोजल्स लगी होती हैं। आपके सुभाष नगर वाले मोस्टली पार्क्स में नोजल्स लगी हुई हैं, ये स्प्रिंकलिंग सिस्टम ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो टारगेट वाला है, चाहे ये 14 ब्लॉक वाला गुरु तेग बहादुर है, इन सब में स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप जो हमारा हम फॉलो करते हैं बेटा, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड कैसे? अगर आपने कोई लेक देखी है या कोई रिवर देखी है, या हमारी गंगा जी रिवर जो है या यमुना जी रिवर जो है वो देखी है, तो आपने देखा होगा कि उनके आसपास छोटे छोटे पौधे ग्रो कर जाते हैं, या इवन आपके घर के सराउंडिंग्स में भी छोटे छोटे पौधे ग्रो कर जाते हैं, मोस्टली पीपल की लीव्स या पीपल का ट्री। तो ये जो होते हैं ये वीड्स होते हैं। कहीं पर भी जब सीड्स डिस्पर्जन होती है, तो अगर वो सीड वहाँ पर गिर जाती है या बाय फुट्स के थ्रू वो वहाँ पर प्लेस हो जाती है, तो वो वहीं पर ही ग्रो करने लग जाती है, जो कि न्यूट्रिएंट छीन लेती है उस पर्टिकुलर क्रॉप का। कैसे? देखो, ये हमारी फील्ड है, इसमें यहाँ पर 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 सारी जगह में मैंने वीट की खेती की है, क्रॉपिंग की है। अब यहाँ पर वीड उग गया एक, यहाँ पे कुछ वीड्स उग गए और यहाँ पे कुछ वीड्स उग गए। अब ये वीड जो हैं ये शेयरिंग करेंगे ना, हमने पढ़ा था ना शेयरिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की, जब हमने सोइंग में पढ़ा था कि रेगुलर इंटरवल्स पे सो करने चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए हर किसी सीड के। तो ये शेयरिंग करते हैं यहाँ पर और सारा का सारा न्यूट्रिशन छीन लेते हैं, तो ये वाली क्रॉप तो अच्छे से उगेगी ही नहीं। तो इन वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो कैसे हटाएंगे देखते हैं, चलो। ना भूजो एंड पहेली वेंट टू नियर बाय वीट फील्ड। गेहूं के खेत में गए भूजो और पहेली। सॉ दैट देयर आर सम अदर प्लांट्स ऑल्सो ऑन द फील्ड ग्रोइंग अलॉन्ग विद द वीट प्लांट। और उन्होंने देखा कि उस गेहूं के खेत में अलग अलग तरीके के प्लांट्स भी थे जो वहाँ पर ग्रो हो रहे थे। अब वो कौन से प्लांट्स थे, कैसे हटाया जाए इनको? इन द फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली। अपने आप ही उग जाते हैं बेटा उस क्रॉप के साथ। ये जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। अब द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। जब हम इसको बंद करते हैं यानी रिमूव करते हैं तो इसको हम वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट with the crop plants for water, nutrients, space and light। इन वीड्स को हटाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये शेयर करते हैं, compete करते हैं, compete यानी लड़ाई झगड़ा करते हैं। किससे? जो क्रॉप होती है, जो हमने उगाई होती हैं प्लांट। जैसे अगर मैं वीट की बात करती हूँ तो उन प्लांट्स के साथ पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, इन सब के साथ इन्हें compete करना पड़ता है। Thus they affect the growth of the crop। इसीलिए वो उनके ग्रोथ पर अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं और वो दोनों आपकी है, वहीं पर ही अगर आपके पास जो भाई है उसने बोला कि नहीं मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए, तो आपने शेयरिंग कर ली, तो एक चॉकलेट उसके पास आ गई और दूसरी चॉकलेट आपके पास आ गई। बट पहले वो दोनों चॉकलेट आपके पास ही थी, तो दैट मीन्स आपको ज़्यादा मिल रहा था। तो अब ये वीट क्रॉप और ये वीड जो है ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, तो उसको कम मिलता है फिर। सो सम वीड्स इंटरफेयर इन द हार्वेस्टिंग, और पॉइजनस भी हो सकती है एनिमल्स के लिए भी और हमारे लिए भी। एनिमल्स के लिए कैसे? क्योंकि वो एज चारा खाते हैं ना इनको, और हम ह्यूमंस तो पूरी वीट क्रॉप को अगर हम कंज्यूम करते हैं और उसमें वीड आ जाता है साथ में, तो वो हमारे लिए तो पॉइजनस हो ही सकती है।
Now farmers adopt many ways to remove these weeds and control their growth. काफ़ी सारे वेज होते हैं इन वीड्स को रिमूव करने के लिए. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स. टिलिंग कैसे कि भाई एक खुरपी की हेल्प से आपने उन वीड्स को क्या कर दिया, हटा दिया उस बिफोर सोइंग, सोइंग से बीज बोने से पहले. तो क्या होगा, अगर आप उसकी रूट्स को हटा दोगे तो वो तो बिल्कुल ही प्लांट नष्ट हो जाएगा, वो वीड हट जाएगा वहाँ से. विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल. और क्या होता है फिर वो बिल्कुल ही सूख जाता है और उसी सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड. सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी वीड को रिमूव करने का क्या, कि जब वो सीड और फ्लावर्स उगने शुरू नहीं होते उसके अंदर, वो पक्का होना शुरू नहीं होता बेसिकली. ठीक है. द मैनुअल रिमूवल including physical removal of seed by uprooting or cutting them closely to the ground. Basically आप कैसे कर सकते हो, मैनुअल इज हाथों से कैसे कर सकते हो, या तो आप उस वीड की अपरूटिंग कर दो, रूट से ही जड़ से ही उसको अलग कर दो, या उसको बहुत क्लोजली ग्राउंड से कट कर दो, बिल्कुल उसकी नीचे से स्टेम कट कर दो. फ्रॉम टाइम टू टाइम ये चीज़ हमें करनी पड़ती है. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी. ठीक है. या फिर अ सीड ड्रिल also used to uproot the weeds. कैसे सीड ड्रिल हेल्प करती है, क्योंकि उसमें ऐसे नुकीले लगे होते हैं कांटे कांटे से, तो ये यहाँ से अपरूट कर देती है उसको. Now weeds are also controlled by using such chemicals. कुछ केमिकल्स भी हैं जिनका हम यूज़ करके उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, जिन्हें हम वीडीसाइड्स कहते हैं. जैसे 2,4-D, ये क्या है हमारा केमिकल नेम. दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स. यानी ये स्प्रे किए जाते हैं, कौन, ये केमिकल्स वीडीसाइड्स, ताकि उन वीड्स को मार सके. पर ये पूरी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाती है. ठीक है. बट ये जो वीडीसाइड्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इन्हें डिल्यूट किया जाता है पानी के साथ और फिर स्प्रे किया जाता है एक स्प्रेयर की हेल्प से. डिल्यूट कैसे, पानी में घोल दिया जाता है इस केमिकल को थोड़ा सा, और स्प्रेयर की हेल्प से करते हैं. कैसे, देखो ज़रा, ये पर्सन एक स्प्रेयर ले रखा है ना, और पूरी फील्ड में इस स्प्रेयर की हेल्प से ये डाल रहा है उसको. ठीक है. Now as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetable growth of weeds before flowering and seed formation. यानी इसको हम तब डालते हैं जब फ्लावर्स नहीं आए होते और अभी सीड्स की अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होती है. स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में इफ़ेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर. इसीलिए उसको केयरफुली डालना चाहिए. क्यों, क्योंकि ये हार्मफुल होता है. They should cover their nose or mouth with a piece of a cloth during the spraying of these chemicals. क्यों, क्योंकि अगर वो इसे इनहेल कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, तो वो उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा. ठीक है. सो हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पढ़ ली बेटा. सबसे पहले हमने पढ़ ली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि कैसे टिलिंग और प्लूइंग की जाए. फिर सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा टिलिंग और प्लूइंग के बाद सोइंग, बीज बोना. थर्ड स्टेप हमने पढ़ा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए ताकि जो हमने वो किया है, ग्रो किया है, सो कर दिया सीड्स को, वो अच्छे से ग्रो होएं. अब फर्टिलाइजर्स. फोर्थ स्टेप हमने पढ़ा इरिगेशन, पानी देना क्रॉप को, है ना. फिर फिफ्थ स्टेप जो हमने पढ़ा वो कौन सा था. फिफ्थ स्टेप हमने पढ़ा रिमूविंग वीड्स, यानी जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, रिमूविंग ऑफ वीड्स, वो हटा सके ताकि वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह शेयर ना करे और हमारी क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाए. ठीक है. इन सबको अब अच्छे से रिवाइज करना आप.